ठीक है। तो पिछले कई दिनों से हमारे बच्चे तकरीबन 2 साल से खास तौर पे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो रिपीट कर रहे वो 3 साल से नीट का प्रिपरेशन कर रहे, और जाहिर है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसको। नीट का एग्ज़ाम कोई आसान तो एग्ज़ाम है नहीं, एक एक चीज़ का बारीकी से एनालिसिस करके पढ़ाई करना पड़ता, और वो पढ़ने के बाद वापस से उसको याद रखना पड़ता। वो याद रखने के साथ साथ जो क्वेश्चंस के जो गूगली आते हैं उसको समझना पड़ता। ये सारे चीज़ों को हैंडल करते 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 बच्चे थक जाते हैं, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती, फिर थक जाते, फिर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती। इस बीच बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ते, और वही बच्चे नीट क्वालिफाइड होते। और जो बच्चे नीट क्वालिफाइड होते हैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा कुर्बानी रही थी बच्चों की, उनके पेरेंट्स की, और कुछ हद तक टीचर्स की। कुछ हद तक इसलिए बोल रहा क्योंकि टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ बच्चों का आता है। इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा मेहनत बच्चों की रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्चों ने किस तरीके से मेहनत करना, किस तरीके से अपने डायरेक्शन को इम्प्रूव करना, ये आखिरी मरहले में रिवीजन के स्टेट में जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिवीजन का जो मरहला है उसको हम इफिशिएंट बनाना जरूरी है, और वो बनता भी है। क्योंकि ऐसा शुरुआत में जब तुम 11th में आए थे तो एक टॉपिक के लिए तुमको 8-10 दिन लगते थे, बायो की बात करूं अगर मैं, लेकिन आज रिवीजन सिर्फ 30-40 मिनट में हो जाता तुम्हारा एक टॉपिक। तो ये इफिशिएंसी का फेज रहता, और इसको ज्यादा बेहतर कैसे बनाना, इसके लिए आपको गाइडेंस करने वाले हैं शेख जावेद, डॉक्टर शेख जावेद सर, जो पिछले कई सालों से इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और काफी आउटपुट है इनके। तो वो आपको एड्रेस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी मजलिस का आगाज मुक़द्दस कलाम से होता है, इसलिए कलाम पाक की तिलावत के लिए मैं हाफिज शेख अली को यहाँ पर बुलाता हूँ, और उस बाबरकत कलाम के बाद आपको डॉक्टर शेख जावेद सर एड्रेस करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. प्यारे बच्चों, वकार सर ने मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने दिया है। मेरा नाम डॉक्टर जावेद है और मैं 10 साल से बच्चों को नीट एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ। आज आप लोगों के दरमियान में आने का जो मकसद है वो ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं। कुछ बच्चे हैं जो रिपीटर है, और सर ने बताया कि कुछ बच्चे 11th के भी है जो इम्तिहान देने वाले हैं। मैं जिस पर्पस के थ्रू यहाँ पर आया था वो ये था कि आफ्टर 23 डेज नीट एग्जाम है, और नीट एग्जाम का एक प्रेशर बच्चों के माइंड पर होता है, और उस प्रेशर में सबसे बड़ा प्रेशर होता है दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हम ये फील ही नहीं कर पाते
कि नाउ वी आर कैपेबल टू फेस दैट एग्जाम, और वो लो कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारी मर्तबा हम बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। और ये जो गलतियां होती हैं आमतौर पर ये गलतियां आपके घर में नहीं होती हैं, ये एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्टली होती है। 10 साल से मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मैंने ये चीज फेस किया है कि हमारे क्लास का 600 स्कोर करने वाला बच्चा भी एग्जामिनेशन फियर में कुछ गलतियां कर बैठता है। अगर वो गलतियां उस बच्चे को बता दे कि बेटा तेरे साथ ये गलती होने वाली है, तो शायद वो बच्चा उस गलती से क्या करेगा, अपने आप को बचा लेगा। तो छोटी छोटी गलतियां होती है बट उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। और होता ये है कि आमतौर पे बच्चा भी इसको रियलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो फोकस होता है वो एग्जाम होता है। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि उसने 3 बार जो पेपर दिया या लास्ट टाइम जो उसने एग्जाम दिया, मॉक दिया, उसमें उसने कहाँ कहाँ गलती किया। एक चैप्टर में उसने जो गलती किया वही गलती वो 10 बार रिपीट करा, लेकिन उसको पता नहीं चला। एवरी टाइम गलती करने के बाद हम जाते हैं, हमारे टीचर से बात करते हैं, हम पूछते हैं कि सर ये मार्क कम हो गया, फिर हम सिर्फ डाउट पर बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस डाउट के पैटर्न को फॉलो करते करते हमारी ब्रेन की जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो क्या होगा। मान लीजिए कि आपको मालूम है कि आपके फादर 10 बजे घर पर आते हैं, गाड़ी की एक आवाज है, 10 साल से आप वो गाड़ी की आवाज सुन रहे हैं। जैसे ही वो गाड़ी आती है और आवाज आती है तो आपको पता चल जाता है कि घर में बाबा आने वाले हैं। तो ये आपका माइंड जो है सबकॉन्शियस लेवल पर जाके एवरी टाइम उस चीज को फील करता है। लेकिन करते करते एक वक्त ये आता कि आप अगर कुछ काम में बिजी भी है तो आपको जैसे वो साउंड सुनाई देगा आप फौरी उसकी तरफ चले जाएंगे। ये हो जाता है हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर, ये हमारे ब्रेन का एक पैटर्न बन जाता है जहां पर हम वो काम को बार बार परफॉर्म करते हैं। अब इसी को थोड़ी देर के लिए आप वहां से हटाकर आपके एग्जामिनेशन में लेकर आइए। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या ह्यूमन फिजियोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, ये कोई एक एग्जाम है, आपने फर्स्ट टाइम टेस्ट दिया, एक गलती किया, वो गलती की वजह से आपके मार्क कम हुए, लेकिन आपको किसी ने पिन आउट नहीं किया, किसी ने नहीं बोला कि बेटा ये गलती हो रही। सेम आपने एग्जाम दिया, फिर वही गलती किया, मार्क कम हुए, आपने डाउट पूछा, लेकिन किसी ने नहीं बताया, और फिर टाइम भी यही गलती हो रही है। अब आपके माइंड में क्यों, क्योंकि आपका बायोटेक्नोलॉजी के साथ दूसरे चैप्टर भी हो रहे हैं, तो आपका माइंड उधर जा नहीं रहा है। ये होता है कॉग्निटिव बिहेवियर, कि एक बच्चे के माइंड में वो गलती सेट हो गई और वो उसको पता भी नहीं चल रही, सबकॉन्शियस में वो गलती करता जा रहा है। तो ऐसी गलतियों को अगर हम मेजर कर रहे हैं, ऐसी गलतियों को अगर हम मालूम कर रहे हैं, तो हमारा इसको सडनली क्या हो जाता है, हाई। मैं 3-4 महीने से तकरीबन इस पर रिसर्च कर रहा था कि ऐसा बच्चे के साथ अगर हो जाए तो उस बच्चे को हम कैसे समझाएं कि बेटा ये गलती हो रही। तो मैंने कुछ ऐसे पैटर्न्स ढूंढ के निकाले, तकरीबन ऐसे 16 गलतियां मैंने निकाली जो हर बच्चा करता है, और वो 16 गलतियों को अगर वो बच्चा दुरुस्त कर ले तो उसका रिजल्ट का स्कोर सडनली क्या हो जाता है। नॉर्मली हम जो गलती करते हैं वो गलती में क्या होता है, तो सबसे ज्यादा होने वाली गलती में होता है एनसीईआरटी रीडिंग। जब भी किसी बच्चे को ये बोला जाए कि बेटा आप एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से करो, तो उसको पहली बार बहुत अच्छा लगता है, दूसरी बार अच्छा लगता है, तीसरी बार, चौथी बार वो इरिटेट हो जाता है, सर हम एनसीईआरटी को पढ़ ही रहे हैं, हम बार बार मार्कर से टिक तो कर रहे हैं, हमको एवरी वर्ड भी पता है, फिर भी गलती कहाँ हो रही है, वो बच्चा ये समझ नहीं पाता। एक्चुअली होता ये कि हम जब भी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं तो सबकॉन्शियसली हम इस बात की प्रैक्टिस कर बैठते हैं, जैसा हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वैसे ही इसको पढ़ना है। न्यूज़पेपर में तो भी अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को देखेंगे तो उसमें जो वर्डिंग्स होती है वो वर्डिंग्स एवरी टाइम अलग होती है, लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का एक एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड होते हैं वो वर्ड कहीं ना कहीं शफल होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, तो एनिमल किंगडम के पहले 3 फाइलम में अगर आपको पूछे कि जनरली मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन, मोस्टली मरीन, अगर ये 3 वर्ड्स अगर आपको बोले तो आप फटाक से पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जो एमपीजी है या सीनियर्स है या एरर बेस है उन्होंने इस पर क्वेश्चन बनाए, लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स है जिन पर कोई क्वेश्चन नहीं बना, और इत्तेफाक से वहीं पर हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा उसको रिकॉग्नाइज
नहीं कर पाता। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, मोस्टली, एक्सक्लूसिवली, मस्ट, शुड, शायद, इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो स्टेटमेंट के साथ बदल जाते हैं। बच्चा वो लर्न नहीं कर पाता या उसको समझ नहीं पाता। नतीजे में ये होता है कि स्टेटमेंट जब भी आती है तो वो फटाफट रीड करता जाता, उसको पता ही नहीं चलता कि इस स्टेटमेंट में मस्ट की जगह लो वगैरह कुछ ऐसा वर्ड ऐड कर दिया जिसकी वजह से गलती हो। क्यों? क्योंकि हम हर दिन वो रीडिंग करते रहते हैं तो हमारे माइंड में वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो हम उसको लेकर सब कॉन्शियस हो जाते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। दूसरी गलती कहाँ करते हैं? दूसरी गलती करते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कैसा होता है कि जब आप स्टेटमेंट देखते हैं तो स्टेटमेंट जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उस स्टेटमेंट में आप डिसीजन ले नहीं पाते कि ये स्टेटमेंट में छोटी सी गलती कहाँ होगी, या ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वर्ड आया है, ये वर्ड कहाँ से आया है। और आपको क्योंकि मार्क का एक क्या लगता है कि यार मार्क जल्दी मिल जाना चाहिए, क्लास में कंपटीशन चल रहा है, उसका मार्क ज्यादा है, उसका मार्क ज्यादा है, आप क्या करते हो, या आप बोलोगे तो आप बोलेंगे सर आप भी चीज से बाहर है। हम लोग गलती क्या करते हैं? हम लोग गलती ये करते हैं कि उस कंपटीशन में बढ़ने के चक्कर में हम स्टेटमेंट्स को बराबर से याद नहीं रखते। एक बार वही गलती करे, दूसरी बार वही गलती करे, तीसरी बार वही गलती करे, और एवरी टाइम ये गलती करते करते हम भूल जाते हैं कि हम गलत भी है। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो बार बार झूठ बोलता है, तो उसको वो कभी फील नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है, उसको लगता है कि एवरी टाइम वो सच ही बोल रहा है। सेम हमारे साथ एग्जामिनेशन पैटर्न में होता है कि स्टेटमेंट रीडिंग करते वक्त हम गड़बड़ ये करते हैं कि उन स्टेटमेंट को रीड करते हैं और डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ कर जाते हैं। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चे करते हैं उसमें एक जो होता है वो है इंटरप्रिटेशन। स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन, स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन ये जो आता है ये आमतौर पे असर्शन एंड रीजन के टाइप में आता है, और असर्शन एंड रीजन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। और सबसे बड़ा, अभी मैंने जितने बार पेपर का एनालिसिस किया, एवरी टाइम मेरे को सबसे ज्यादा लो स्कोर अगर कहीं पर मिला है तो असर्शन एंड रीजन में मिला है। असर्शन एंड रीजन में होता क्या है? एक्चुअली असर्शन एंड रीजन ये रखा इसलिए किया ताकि हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो, हमारा जो ब्रेन का एक पैटर्न है वो सोचने के काबिल बने। अनफॉर्चुनेटली होता ये कि जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि हमने हमारे स्टडी के साथ रट्टे के साथ साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप करना है। मान लीजिए कि अगर आप 11 का पूरा टॉपिक देखेंगे, सर ने बताया होगा आपको, 11 का अगर पूरा सिलेबस देखेंगे तो 11 का पूरा सिलेबस थ्योरेटिकल है और 12 का सारा सिलेबस एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकल है। कि आप मान लीजिए आप एज अ साइंटिस्ट क्या काम करेंगे, वो सोचने पर वो आपको क्या करना है, उभारता है। तो होता क्या, हम ये जो एटीट्यूड है ये एटीट्यूड डेवलप नहीं कर पाते। नतीजे में होता क्या कि असर्शन एंड रीजन में हम बार-बार गलती करते हैं। अब बोलेंगे सर 11 के चैप्टर में भी तो असर्शन एंड रीजन आते हैं, 12 के चैप्टर में भी असर्शन एंड रीजन आते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि असर्शन एंड रीजन उन जगह से पिक किया जाता है जो आपके साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करे। तो आप बोलेंगे सर 2 साल में एक तो पहले ये पढ़ना है, दूसरा पढ़ने के बाद इसको याद करना है, समझना छोड़िए, तीसरा अब उसके अंदर भी ये देखना है कि कौन सा साइंटिफिक बेस पर है। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि मान लीजिए आप को कोई चीज पसंद है खाने की, तो आप वो खाने की जो चीज है, मान लीजिए नान खलिया, नान खलिया एक्चुअली यहाँ का नहीं अब नान खलिया आपको पसंद है, तो जब आप नान का खलिया बनाते हैं, वो जो सालन आप बनाते हैं, तो वो सालन अगर आप 1 2 3 4 बार बनाए, तो कभी हमने ये सवाल नहीं किया कि उसके अंदर जो मसाला है उस मसाले की खास बात क्या है। उस मसाले की खास बात ये है कि उसके अंदर है लाइकेन। लाइकेन मतलब कौन, हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, डगरफुल। क्या बोलते हैं इसको, डगरफुल। बच्चे ने देखा होगा या आपने भी नहीं देखा, डगरफुल होता है इसमें। और ये हाँ नहीं वो सीखते हैं, अच्छा ये बिरयानी वाले लोग हैं ना, अरे यार सारे डगरफुल होता है इसमें। डगरफुल लाइकेन है और ये लाइकेन है एंटी कैंसर। कौन सा कंपाउंड है ये, एंटी कैंसर कंपाउंड। होता है कि जब हम ये रीडिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो हम हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड हमने हमारे डेली रूटीन में डेवलप नहीं किया होता है। हम सिर्फ सुबह में वालिदैन के बोलने पर क्लास को आते हैं, टीचर के बोलने पर पढ़ते हैं और फिर घर चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यार 2 साल के बाद एज अ डॉक्टर जब मैं रहूंगा तो मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आएगा जिसकी कंडीशन अलग अलग है, उसकी उस कंडीशन को मैंने जज करके मेडिसिन देना है।
ये जो एटीट्यूड डेवलप करना ये असर्शन एंड रीजन का पार्ट है, आप समझ रहे हैं? तो अगर आपने इस एटीट्यूड के साथ अभी से स्टडी किया कि हाँ मेरे को जब भी असर्शन एंड रीजन आएगा तो मैंने अपने साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना है, आप 100% बोल रहा हो कि आपसे कभी भी असर्शन एंड रीजन की गलती नहीं है। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि मेरा भी अपना जो ताल्लुक है वो रिसर्च, कोई पूछ रहे सर? सर ये डबल थॉट्स क्वेश्चंस में आ जाते तो ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, डबल थॉट्स आ जा रहे हैं कि ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है, तो उसमें 50-50 हो जाता तो फिर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। नॉर्मली क्या होता है क्वेश्चन करने के तरीकों में या आंसर देने के तरीकों में पैटर्न जो फॉलो करना होता है ये कि सही आंसर क्या है, इससे ज्यादा ये है कि इसमें से कौन से गलत आंसर है उसको निकालना। जब आप गलत आंसर निकाल लेते तो फिर आपके पास बचता 50 होते हैं। अब वो जो 50-50 है, खास करके अगर आप बायोलॉजी की बात करेंगे एनसीईआरटी लेवल पर, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा एनसीईआरटी का रीडिंग का प्रिसीजन। अगर एनसीईआरटी आपकी बहुत प्रिसाइज रीड की हुई, एग्जैक्टली अगर की है, तो ही आप उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं, अदरवाइज बच्चे वहां पर क्या कर जाते हैं। उसका एक ही तरीका ये है कि अभी भी आप अगर एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, जब भी आप बैठते हैं एनसीईआरटी रीड करते हैं, तो थोड़ा सा इतना याद रखिए कि उसके जो कोर्स है, कोर्स बनने का मतलब क्या है कि बायोलॉजी के वर्ड्स से हटकर इंग्लिश के जो वर्ड्स है उसका थोड़ा ध्यान दो। अगर आप वो लाइन के इंग्लिश वर्ड्स पे अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान दिए ना तो बहुत सारे वर्ड्स निकल जाते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपने कभी बायोलॉजी की बुक पढ़ते वक्त अगर थोड़ी देर के लिए सोचा होगा तो उसकी पूरी लैंग्वेज का फ्रेम एक जैसा